Hello viewers, welcome to our channel. So viewers, मैं CA Priyanka Kushwaha and today is our first webinar on our channel being organized by me. And आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं that is about recently transparent taxation platform launched by our Prime Minister नरेंद्र मोदी जी. तो इस टॉपिक पे काफ़ी सारे अभी लोगों को काफ़ी सारी कंफ्यूजन है और काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग अभी कम है. तो इसलिए आज का वेबिनार मैंने रखा है और इस वेबिनार में हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट सीए मनोज लांबा जी हैं. मनोज सर इज हैविंग अबाउट 21 years experience in the field of direct tax, indirect tax and corporate law. He is also been a ex-chairman of Yamuna Nagar branch of NIRC of ICI, and he was also ex-secretary of Income Tax Council Association of Vidyadri branch. So sir अभी तक about 300 webinars already कर चुके हैं on direct tax and GST, and सर की expertise direct tax and GST में है. एंड आज मैंने सर को अपने इस चैनल पे वेबिनार के लिए इनवाइट किया. सो थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन, एंड आई वुड रिक्वेस्ट सर टू जस्ट स्टार्ट द वेबिनार सो दैट हम आज ये टैक्सेशन, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन के टॉपिक को आगे ले चलें. Namaskar to all the viewers of this channel, and special thank to CA Priyanka Kushwaha ji for inviting me on his YouTube platform and given me a chance to interact my views with you on a very recent and hot topic, transparent taxation, honoring the honest. जी हाँ, 13th August 2020 was the day when our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has launched the platform Transparent Taxation, Honoring the Honest. First time in the history of Indian taxation. I am saying first time in the history of Indian taxation, the first government is talking about these things. Talking about these things mean who is talking about टैक्स रिफॉर्म्स. अदरवाइज क्या हो रहा था, कई सालों से 1961 का हमारा इनकम टैक्स एक्ट है और 39 + 20 59 ईयर्स हो गए. वो पुराना ढांचा दौर था वैसे ही चला आ रहा था. और आप मोदी गवर्नमेंट का टाइम देख लीजिए, 2014 टू 2020 6 ईयर हुए. और जब से मोदी साहब आए हैं, मेरे ख्याल टैक्स लॉस आर मोस्ट हैपनिंग लॉस नाउ, मोस्ट डायनेमिक लॉस नाउ. रोज दिन इतनी अमेंडमेंट्स कि हम जैसे प्रोफेशनल्स को ये काउंट करना मुश्किल हो गया है कि कितनी अमेंडमेंट आ रही. रोज नई अमेंडमेंट, रोज नई अमेंडमेंट, रोज नई अमेंडमेंट, कुछ नया 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 नया. कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी 26 में चेंज, कभी कुछ और नया, कभी कुछ नया. और हर रोज कुछ ना कुछ चेंज लाने के लिए कोशिश की जा रही है, जिससे कि हिंदुस्तान के अंदर फैली ब्लैक मनी को करप्ट किया जा सके, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके, टैक्स एवेजन पर रोक लगाई जा सके. अब ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि 130 करोड़ की जनसंख्या की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं. हमेशा हर संबोधन में एक बार जिक्र जरूर आता है कि मेरे 130 करोड़ देशवासी. अब 130 करोड़ देशवासियों में से केवल 6 करोड़ से कुछ ज्यादा लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और उनमें टैक्स देने वालों की संख्या 6 करोड़ रिटर्न तो फाइल होती हैं, सिर्फ 1 करोड़ 50 लाख है. लगभग सिर्फ 1 करोड़ 50 लाख, यानी लगभग 1% लोग ही भारतवर्ष में टैक्स दे रहे हैं. ये अपने आप में हजम होने वाली बात नहीं है. जो मोदी साहब हमारे बार बार कह रहे हैं कि एक तरफ मैं देखूं लग्जरीज कार को, एक तरफ देखूं मैं लोगों के बंगलास को, एक तरफ देखूं मैं लोगों के फॉरेन ट्रिप्स को, एक तरफ देखूं लोगों के लाइफस्टाइल्स को, और दूसरी तरफ देखूं रिटर्न्स के डाटा को, तो दोनों को मैच करना तो दूर, सोच भी वहां तक नहीं जाती कि भारतवर्ष इतना ज्यादा गरीब है कि 1% लोग भी
2,50,000 रुपए नहीं कमाते। इस पर को अगर दूसरी तरह मैं इंटरप्रेट करूं तो सिर्फ 1% पॉपुलेशन भी ऐसी नहीं है जो 2,50,000 रुपए कमाती हो, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स की लिमिट कितनी है? 2,50,000 रुपए। और दूसरी तरफ हम आज बात करते हैं तो एक मजदूर जो एक सड़क पे खड़ा होकर चौक पे दिहाड़ी करता है, उसकी भी एवरेज दिहाड़ी मैं बात करूं तो 700 से 800 रुपए है। 800 रुपए की बात करें तो 25,000 रुपए महीने के उसने कमा लिए। 25,000 रुपए महीने के कमा लिए तो इंटू 12 कर दे तो 3 लाख रुपए है। यानी ऑलमोस्ट एवरी सिटीजन हु इज वर्किंग फोर्स ऑफ द इंडिया इज लायबल टू फाइल द रिटर्न। बट दिस डाटा जो गवर्नमेंट हमें दे रही है या हमारे सामने है, ये वाकया में चौंकाने वाला डाटा है, जो गवर्नमेंट को ये मजबूर करने पे मजबूर कर रहा है कि कठिन से कठिन स्टेप लिए जाएं ताकि ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग को क्रब किया जाए। पहली चीज तो ये है कि गवर्नमेंट ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग को क्रब करना चाहती है। साथ ही साथ दूसरी चीज ये है कि हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर लोगों में टैक्स पे करने की हैबिट नहीं। द पीपल आर नॉट टैक्स सेवे, देयर पीपल आर नो नॉलेज ऑफ टैक्स। लोगों को टैक्स के बारे में एजुकेशन ही नहीं है। लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट को अगर मैं अपनी इनकम में से कुछ दे रहा हूं तो इट इज मेरी पॉकेट के ऊपर एक बर्डन है, मेरी पॉकेट के ऊपर एक बर्डन है, तो मैं क्यों पे करूं? वाई आई गिव a share of my hard earned money which I have earned by wasting my sweat to government। क्यों दूं मैं गवर्नमेंट को? इतनी मेहनत लगती है, इतना पसीना बहाना पड़ता है, दिन रात काम करना पड़ता है, तो मेरी गवर्नमेंट मेरे इनकम में से हिस्सा लेने वाली क्यों होती? अब ये कल्चर नहीं है। और मुझे ये कहते हुए खुशी होती है, कोई मैं बीजेपी का प्रचारक नहीं हूं, लेकिन मेरे को ये कहते हुए खुशी होती है कि पहली बार देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री, कोई ऐसी सरकार आई है जो टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में सोच रही है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑनरिंग ऑफ ऑनेस्ट की बात हो रही है, ऑनरिंग ऑफ ऑनेस्ट की बात हो रही है। अभी हम ये बातें सुनते थे कि यूएस में ऐसा होता है, यूके में ऐसा होता है कि वहां पे टैक्स पेयर का सम्मान किया जाता है, उन्हें कुछ बेसिक फैसिलिटीज दी जाती हैं, उनका इलाज फ्री किया जाता है, उनके बुढ़ापे का ख्याल रखा जाता है। सरकार जो सिटीजन टैक्स पेयर कर रहे हैं, जिन्हें वो पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग कहती है, उनका वो सम्मान करती है। लेकिन भारतवर्ष के 75 वर्ष आजादी के लगभग होने को आए, आज पहली बार कोई सरकार आई जिसने ऑनरिंग ऑफ टैक्स पेयर की बात की, ऑनरिंग ऑफ ऑनेस्ट की बात की। ये ऑनर कितना होगा, ये अभी क्वेश्चन मार्क है। मैं इस पे बात अभी बाद में करने वाला हूं। लेकिन पहली बार कोई प्रधानमंत्री ऐसा आया है जिसने इस बारे में सोचा है, इस डायरेक्शन में सोचा है। पुरानी सरकारों ने काम किया नहीं किया इस पे मैं चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट कम्स इनटू द इंडिया हु आर टॉकिंग अबाउट ऑनरिंग द ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स, ऑनरिंग द ऑनेस्ट सिटीजन्स and considering them as partner in nation building। and more honest taxpayers are required if we made to make the India, we want to make our India आत्मनिर्भर इंडिया। अगर हम अपने हिंदुस्तान को वाकई में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो हमें यह आज सोचना पड़ेगा कि ये जो 1.5 करोड़ की संख्या है, इसे बढ़ाकर कैसे कुछ ऊपर लेके जाएं। जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं वो कैसे ऑनेस्टली अपने सारे टैक्सेस को बचाने की बजाय कुछ पैसा सरकार को भी दें ताकि हमारे भारत का निर्माण हो सके। हमें यह सोच भी बदलनी पड़ेगी। अगर हमारे जो देश का मुखिया है, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मेरे को टैक्स पेयर का सम्मान करना है, तो हमें भी थोड़ी सी सोच ये रखनी पड़ेगी कि हम ऐसे व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं जो इस पैसे को वेस्ट नहीं करेगा करप्शन या कहीं और, उसे देश निर्माण में लगाएगा, नेशन बिल्डिंग में लगाएगा। इसी डायरेक्शन में हमें सहयोग भी करना है और अपना कंट्रीब्यूशन भी देना है।
जब आपने उस दिन की स्पीच सुनी हो मोदी जी की, तो उन्होंने कहा कि ये एक यज्ञ छेड़ा गया है, ये एक यज्ञ छेड़ा गया है, और इस यज्ञ में हर सिटीजन को अपनी कुछ ना कुछ आहुति डालनी, और वो आहुति हमारी कैसे हो सकती है, वो टैक्स कंट्रीब्यूशन के रूप में ही हो सकती है। और वी बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी बीइंग ए टैक्स प्रोफेशनल आर द बेस्ट सोर्स टू गाइड द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया which are our clients or our relatives or our friends, to guide them properly and encourage them to pay tax properly, so that in real sense India can become आत्मनिर्भर इंडिया। तो बात करते हैं अब ये ओनरिंग ऑफ टैक्स पेयर्स की जो बात हो रही है, कैसे ओनर करेगी सरकार, क्या नया लेके आ रही। हिंदुस्तान के अंदर एक कंसेप्ट थी, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड टैक्स टेररिज्म। आई एम यूजिंग द वर्ड टैक्स टेररिज्म। टैक्स टेररिज्म को खत्म करने के लिए मोदी सरकार कुछ कदम उठा रही है। वो कदम काफी समय से उठाए जा रहे हैं, चाहे वो ब्लैक मनी एक्ट के रूप में हो, चाहे डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन एसेट्स के रूप में हो, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन के रूप में हो, चाहे वो जीएसटी लाने के रूप में हो, चाहे वो इनकम टैक्स में ड्रास्टिकली चेंजेस करने की बात। अभी अभी देखिए रिसेंटली एक प्रोविजन आया जिसमें हमने ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगाने की बात की। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगाना अपने आप में ब्लैक मनी को करप्ट करने का एक बहुत बड़ा टूल है। सेम वे में सरकार ने अभी एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया 194N, टैक्स ऑन कैश विड्रॉवल्स, टीडीएस ऑन कैश विड्रॉवल, जिसके जरिए सरकार जितना कैश विड्रॉवल हो रहा है, जो लोग रिटर्न नहीं भरते उनके लिए लिमिट है 20 लाख रुपए, और जो लोग रिटर्न भरते हैं उनके लिए लिमिट है 1 करोड़ रुपए। तो कितना बड़ा रेवेन्यू सरकार इकट्ठे करने जा रही है, कैसे सरकार सोच रख रही है कि लोगों को टैक्स के दायरे में लाना है। द गवर्नमेंट इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, द गवर्नमेंट विजन इज वेरी वेरी क्लियर कि मैक्सिमम पीपल नाउ हैव टू ब्रिंग इनटू द टैक्स नेट। मैक्सिमम लोगों को हमने टैक्स नेट में लाना है और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट काम कर रही है, चाहे वो 26AS को ड्रास्टिकली चेंज करने की बात हो, चाहे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लाने की बात हो, चाहे कुछ और स्टेप लेने की बात हो, या मैक्सिमम ट्रांजैक्शन ई मोड में करने की बात हो। लास्ट टाइम 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर 2019 गवर्नमेंट एक प्रोविजन लेके आई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट आज की डेट में बात करें, उससे कोई भी कोरस्पोंडेंस अगर आएगा जिस पर वैलिड जनरेटेड डिन नहीं है, तो वो कोरस्पोंडेंस इनवैलिड माना जाएगा। वो कोरस्पोंडेंस इनवैलिड माना जाएगा जिस पे डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी नहीं है। डिन हेयर नोट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, हेयर डिन मींस डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिस पर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, वो नोटिस, वो डॉक्यूमेंट, वो चिट्ठी, वो ऑर्डर इनवैलिड इन लॉ होगा, बैड इन लॉ होगा, वायर्ड एब इनिशियो, उसका कुछ भी इंपैक्ट नहीं माना। अब लोग कह रहे हैं इससे क्या फर्क पड़ा, कंप्यूटर से जनरेट हो। नाउ यू कैन चेक दैट कि वेदर your assessing officer has issued any letter to you, whether it has entered in the computer of the department, whether it is entered in the system of the department। पहले क्या होता था, टैक्स टेररिज्म में बढ़ावा देने के लिए कोई भी आईटीओ, कोई भी एओ, कोई भी कमिश्नर, कोई भी ऑफिसर ऐसी ही चिट्ठी इशू कर देता था, जिसे बाद में हम सेटिंग के जरिए फड़वा देते थे, कहते थे काम हो गया। अब वो बंद हो गया, क्योंकि एक बार अगर सिस्टम में डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन जनरेट हो गया तो उसे वैलिड फाइल क्लोज करनी पड़ेगी। जैसे उसने फाइल ओपन की वैसे फाइल क्लोज भी करनी पड़ेगी। उसे बताना पड़ेगा सरकार को कि मैंने ये चिट्ठी दी थी और इस चिट्ठी के रिस्पॉन्स में ये एक्शन लिया, ये उसने रिप्लाई दिया। तो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल के, कल सुबह कोई भी डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल के कोई भी ऑफिसर कोई भी नोटिस इशू कर देता है, तो ये नोटिस बैड इन लॉ हो जाएगा। ये चेक कैसे करेंगे? तो गवर्नमेंट इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाना चाह रही है आप,
आप देखिए कि आप देखना चाहते हैं कि किसी ऑफिसर द्वारा जारी किया गया कोई नोटिस वैलिड नोटिस है कि नहीं है, तो उसको चेक करने की सुविधा भी आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर उपलब्ध है। आप जो भी डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर आया है, वो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर सिस्टम में डालिए, चेक कीजिए, वो बता देगा कि वो नोटिस आपके पैन पे इशू हुआ है या किसी दूसरे का दिन नंबर आपके पैन नंबर पे डाल के उसने भेज दिया है। So before going to the reply, before preparing the reply to any notice, any letter, any document which comes from the income tax department, please ensure that it will belongs to your PAN number. It will belongs to your PAN number. और कई बार क्या होता है कि आपके पैन नंबर पे भी एक पिछले साल का इशू हुआ था, वही डॉक्यूमेंट नंबर यूज कर लिया। तो आप यू कैन चेक द असेसमेंट ईयर टू विच इट बिलोंग्स टू सेक्शन अंडर विच इट इज यूज, आपको सारी जानकारी उस दिन से रिलेटेड मिल जाएगी। तो इस तरह के ट्रांसपेरेंट स्टेप लाने वाली सिर्फ मोदी गवर्नमेंट ही है। इसके बाद 194 नया भी मैंने बात की कि टैक्स के ऊपर, कैश विड्रॉवल के ऊपर टैक्स लगाया गया है। आज आप देख सकते हैं कि कैश विड्रॉवल के लिए अपना पैन नंबर डाल के 194 की एलिजिबिलिटी मेरी कब बनेगी, 20 लाख पे बनेगी, 20 लाख पे बनेगी या 1 करोड़ पे बनेगी। यू कैन चेक इट फ्रॉम द पोर्टल इटसेल्फ। तो इससे ज्यादा गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट क्या करे। गवर्नमेंट अब जिस डायरेक्शन में जा रही है, प्रियंका ने मेरे को स्पेशल बोला था कि फॉर्म 26 एएस पे भी थोड़ा टच करना। अपने टॉपिक आने से पहले 5 मिनट में 26 एएस पे भी लगाना चाहूंगा। 26 एएस पहले कभी एनुअल टैक्स स्टेटमेंट हुआ करती थी, नाउ इट इज ए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। पहले हमारी एक एआईआर की रिटर्न होती थी जिसे हम एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न बनते थे। अब एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न एक हिस्ट्री बन गई है, इतिहास बन गया है। उसका नाम बदलकर एसएफटी कर दिया गया है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। उसका नाम बदलकर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर दिया गया है। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैज टू बी रिपोर्टेड। और डे बाय डे गवर्नमेंट उसके दायरा बढ़ाने की बात कर रही है। आज फॉर्म 26 एएस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट 1 जून 2020 बनने के बाद इतना तकड़ा हथियार हो गया डिपार्टमेंट के हाथ में कि आपकी जन्म पत्री, टोटल मैं कहूंगा आपकी जन्म पत्री, आपका टोटल होरोस्कोप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है। आपने कोई ज्वेलरी खरीदी, आपने कोई गाड़ी खरीदी, आपने कोई शेयर खरीदे, आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीदे, आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की, आपने फॉरेन ट्रेवल किया, आपने बच्चे को पढ़ने के लिए अब्रॉड भेजा, आपने किसी तरह की और ट्रांजैक्शन की, एवरी ट्रांजैक्शन आर नाउ गोइंग टू रिपोर्ट in your 26 AS. When it reflects in your 26 AS, how you can deny it does not belong to you? अब आपको नहीं पता होगा कि आपकी इनकम क्या है, डिपार्टमेंट आपको बताने जा रहा है कि आपकी इनकम ये है भैया, इस पर टैक्स दे दो। इट इज द ट्रांसपेरेंट सिस्टम, इट इज द ट्रांसपेरेंट सिस्टम। नाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेल यू हाउ मच यू हैव अर्न, वी नो हाउ मच यू आर अर्न, यू हैव टू पे टैक्स ऑन इट। तो जो सरकार की आपकी हर चीज की इंफॉर्मेशन, अभी कल सोशल मीडिया में न्यूज थी कि 20,000 से ऊपर के होटल बिल्स, आपने कोई ज्वेलरी खरीदी है उसकी ट्रांजेक्शन, आपने कोई फॉरेन ट्रेवल किया उसकी ट्रांजेक्शन, आपके बिजली के बिल एक अमाउंट से ज्यादा आ रहे हैं उसकी ट्रांजेक्शन, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी शोन इन यूर 26 एएस। अगर ऐसा हो जाता है तो प्री फील्ड रिटर्न, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बार बार कह रही हैं कि हम अब प्री फील्ड रिटर्न देंगे, प्री फील्ड रिटर्न देंगे, प्री फील्ड रिटर्न देंगे। मैंने 3 बार बोला। ये इसलिए बोला कि आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स प्रोफेशनल हैं। अगर एक एसएससी को प्री फील्ड फॉर्म पहले से मिल जाएगा कि आपकी इनकम इतनी है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा? You are helping the people in filing their returns, but when you get the note, all the information pre-filled in your ITR, just you have to click and pay the taxes. Then what is the role of chartered accountant, what is the role of tax consultant, what is the role of taxation advocates, है ना? तो
तो ये एक चीज आपके लिए सोचने के लिए है। इट इज थ्रेट एज वेल एज अपॉर्चुनिटी। इट इज थ्रेट्स एज वेल एज अपॉर्चुनिटी। थ्रेट उन लोगों के लिए है जो आज तक सिर्फ एडजस्टमेंट का काम करते हैं, और अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं, जिनकी ड्राफ्टिंग स्किल अच्छी है, जिनकी एपलेट लेवल अच्छा है, जिन्हें रिप्रेजेंटेशन अच्छे से आती है, और मोर एवर सब बातों की एक जड़ जिनकी आईटी अच्छी है। नाउ आईटी इज द बैकबोन ऑफ योर सक्सेस। विदाउट आईटी नो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन सर्वाइव। मेरे वर्ड कड़वे जरूर लग सकते हैं कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को, कुछ प्रोफेशनल्स को, लेकिन मैं कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। अब बिना आईटी के आप जी नहीं पाओ। आईटी से ही देखो, क्या आज कोरोना काल में भी हम घर बैठे, जो कभी पॉसिबल नहीं होता था, 50-50 किलोमीटर दूर जाकर सेमिनार अटेंड करते थे अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए, आप एक दिन में 4 वेबिनार अटेंड कर लेते हैं और घर में बैठे हुए कभी भी उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। यू कैन व्यू एट एनी टाइम, यू कैन हियर एट एनी टाइम। तो आईटी आपको इम्पैक्ट करने वाली। अब मैं आपको बताऊंगा, पहले तो मैंने थ्रेट बताया कि प्री फिल्ड फॉर्म आने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रोल रहेगा। अब साथ ही साथ मैं आपको यह बताऊंगा कि प्री फिल्ड फॉर्म आने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल बढ़ने वाला है, क्योंकि प्री फिल्ड फॉर्म में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी प्री फिल होंगी जो एक्चुअल में इनकम की डेफिनेशन में आती ही नहीं। सम इनकम आर एग्जम्प्ट इनकम, सम deductions are not coming in the pre-filled forms. Here you have to advise your clients properly. And now the time of consulting has started. Now the real value of consulting has started. अब आपको क्लाइंटों को भी आपकी वैल्यू पता होगी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या चीज होता है और उसकी एडवाइस क्या चीज होती है। लेकिन केवल वही चार्टर्ड अकाउंटेंट सरवाइव कर पाएंगे जो अपने आप को अप टू डेट रखेंगे, जो एडजस्टमेंट्स को छोड़कर दोबारा किताबों को खंगालेंगे और उस किताबों की नॉलेज को कैसे इंप्लीमेंट करना है ये अपने क्लाइंट को समझा पाएंगे। आपको को अब टैक्स इवेजन का रास्ता ना दिखाकर टैक्स प्लानिंग की तरफ मोड़ना है। टैक्स इवेजन और टैक्स प्लानिंग में थिन लाइन डिमार्केशन है, दोनों में टैक्स बचता है। टैक्स इवेजन और टैक्स प्लानिंग में थिन लाइन डिमार्केशन है, दोनों में टैक्स बचता है। एक में लॉफुल तरीका यूज करके बचता है, दूसरे में जो सरकार अनलॉफुल कहती है वो तरीका इस्तेमाल करके बचता है। नाउ यू हैव टू एडवाइज योर क्लाइंट्स इन द प्रॉपर मैनर। बहरहाल काफी समय मैंने ले लिया इनिशियली बातों पर, जो मेरा आज का टॉपिक नहीं था। आज मेरे को प्रियंका जी ने ड्यूटी लगाई थी बात करने के लिए, कि बात करनी है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट। 13 अगस्त 2020 प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 नई चीजें इस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च की। फर्स्ट वन इज फेसलेस असेसमेंट, सेकंड वन इज टैक्स पेयर चार्टर, थर्ड वन इज फेसलेस अपील। फर्स्ट वन इज फेसलेस assessment, second one is taxpayer charter, and third one is faceless appeals. Two are live from 13th August 2020. Two are live from 13th August 2020, and rest two are going to live. Rest two are going to live from 25th September 2020. तो रेस्ट जो फेसलेस अपील है वो 25 सितंबर 2020 से एप्लीकेबल होगी, और टैक्स पेयर चार्टर और फेसलेस असेसमेंट 13 अगस्त 2020 से ही संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हो चुकी है। अब मेरे पास समय बहुत कम है, टॉपिक बहुत लंबा है, तो मैं आपको जस्ट आज एक हिंट करने जा रहा हूं कि अब इनकम टैक्स की असेसमेंट्स किस प्रकार होंगी, नई फेसलेस असेसमेंट स्कीम की फीचर्स क्या है। पहली बात, लास्ट सितंबर में, पिछले सितंबर में गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी। दैट स्कीम इज कॉल्ड ई असेसमेंट। दैट स्कीम इज कॉल्ड ई असेसमेंट। नाउ द नेम ऑफ ई असेसमेंट हैज बीन चेंज टू फेसलेस असेसमेंट। फर्स्ट तो चेंज इतना ही समझ लीजिए, जो पहले ई असेसमेंट थी, जो सिर्फ 1 साल पहले आई थी,
जिसकी असेसमेंट अभी होनी है, उसका नाम बदलकर फेसलेस असेसमेंट कर दिया गया। अब फेसलेस असेसमेंट और ई असेसमेंट में आप कहेंगे क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोस? बोथ आर लुकिंग सिमिलर। ई असेसमेंट और फेसलेस असेसमेंट में क्या फर्क? ई असेसमेंट जो हो रही थी ई मोड में तो हो रही थी, आपको रिप्लाई भी ई मोड में देना था, आपको डॉक्यूमेंट्स भी ई मोड में अपलोड करने थे, सब कुछ ई मोड में हो रहा था। बट यू नो यूर असेसिंग ऑफिसर और असेसिंग ऑफिसर्स, आपके जो एक या एक से अधिक अधिकारी थे उसका नाम पता जरूर पता होता था, उसकी ईमेल आईडी फोन नंबर जरूर पता होता था, जिसकी वजह से एडजस्टमेंट का स्कोप रहता था। नाउ द बेसिक डिफरेंस इन फेसलेस असेसमेंट, यू डिडंट नो यूर असेसिंग ऑफिसर, आपको पता ही नहीं होगा कि नोटिस कहां से आया। नोटिस के लिए एक ही सेंटर बना दिया गया, दैट इज कॉल्ड नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। जैसे सीपीसी होता था, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर होता था ना, उससे हमें बड़े परिचित हो गए हैं। इसी तरह से अब आपको परिचित होना होगा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर से। अब आपके लिए आपका असेसिंग ऑफिसर नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है। और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर कैसे वर्किंग करेगा ये भी मैं आने वाले 10-15 मिनट में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन अभी फेसलेस असेसमेंट में आप इतना समझ लीजिए कि आपकी असेसमेंट करने वाला ऑफिसर कौन है आपको मालूम नहीं होगा, आपको क्वेश्चनर भेजने वाला ऑफिसर कौन है आपको मालूम नहीं होगा, आपके डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनी करने वाला ऑफिसर कौन सा है आपको मालूम नहीं होगा, आपका ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर ड्राफ्ट करने वाला पर्सन कौन सा है आपको मालूम नहीं होगा। किसी स्टेज पर असेसी और असेसिंग ऑफिसर आमने सामने नहीं हो, किसी भी स्टेज पर एट एनी स्टेज ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग, एनी स्टेज ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग असेसी और असेसिंग ऑफिसर सामने नहीं होंगे। ऐसा हमारे मोदी साहब का थीम है। उनका यह मानना क्या है, क्या दृढ़ विश्वास है, उनका मानना ही नहीं दृढ़ विश्वास है कि जब जब एसएससी या एसएससी का रिप्रेजेंटेटिव या एसएससी का एआर और असेसिंग ऑफिसर मिलते हैं किसी भी माध्यम से या उनका कॉन्टेक्ट होता है, तो वो इलीगल तरीके, इरेगुलर तरीके या इलीगल मीन्स को अडॉप्ट करते हैं टू अवेड दी टैक्सेस, टू प्लान दी टैक्सेस, जिससे सरकार का भी नुकसान होता है, एसएससी का भी नुकसान होता है, कुछ लोगों का फायदा होता है। वो किनका होता है वो आपको मालूम है। लेकिन सरकार इस पे अब रोक लगाना चाह रही है। अगर आपने मोदी जी की स्पीच की एक एक वर्ड सुना हो तो उन्होंने क्लियर कट शब्दों में बोला कि अब एडजस्टमेंट और सेटिंग्स नहीं चलेंगी, एडजस्टमेंट और सेटिंग्स नहीं चलेंगी। अगर देश का मुखिया, देश का प्रधानमंत्री ऐसे कड़वे शब्द हमारे लिए यूज कर रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि पहले कुछ ऐसा शायद होता था जिस पर अब रोक लगानी होगी। तो ये बेसिक मैंने डिफरेंस आपको समझाया कि ई असेसमेंट और फेसलेस असेसमेंट नाउ बोथ आर डिफरेंट। ई असेसमेंट अब खत्म होगी, ई असेसमेंट भी अब हिस्ट्री बन गई। अब तो आने वाला समय फेसलेस असेसमेंट का है। मोदी साहब ने एक बात और कही, सीमलेस, फेसलेस और फियरलेस। मैंने 3 वर्ड यूज किए, सीमलेस, फेसलेस, फियरलेस। क्या पहले हमें फियर होता था? नाउ द क्वेश्चन, क्या फियर था एसएससी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का? कहीं सरकार को लगता है कि फियर था जिसकी वजह से केवल 1.5% पॉपुलेशन टैक्स दे रही है। तो सरकार अब कह रही है हमारी असेसमेंट 24/7 सीमलेस होंगी, कोई कॉन्टेक्ट नहीं, फेसलेस होंगी और कहीं किसी का डर नहीं। हम टैक्स पेयर चार्टर लेके आ गए हैं, आपको अधिकार भी दे रहे हैं, आपको शिकायत करने का मौका भी दे रहे हैं, इसलिए ये फियरलेस भी होंगे। तो मेरा वर्ड याद रखिए, सीमलेस, फेसलेस, फियरलेस इज इक्वल टू अगेन फेसलेस। तो आपको इस थीम के साथ काम करना पड़ेगा। अब जल्दी से फटाफट समझते हैं कि नई फेसलेस स्कीम जो आई उसमें किस तरह से असेसमेंट होने वाली है।
नोटिफिकेशन नंबर 61 अपॉन 2019, नोटिफिकेशन नंबर 16 अपॉन 2019 नोट कर लीजिए, डेटेड 12 सितंबर 2019। ये डील करता था ई असेसमेंट से, ये डील करता था ई असेसमेंट पे। इसमें बहुत सारी चेंज कर दी गई। न्यू नोटिफिकेशन नंबर इज 60 अपॉन 2009। न्यू नोटिफिकेशन नंबर इज 60 अपॉन 2020, 60 अपॉन 2020, डेटेड 13 अगस्त 2020। 15 अगस्त के बाद अब 13 अगस्त भी 2020 भी लोगों को याद रहने वाली है। सारी जनता को याद रहे ना रहे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को याद रहेगी कि 13 अगस्त 2020 वो दिन था जिस दिन हमारी असेसमेंट्स खत्म हो गई थी और सब कुछ फेसलेस हो गया था, नया टैक्स रिफॉर्म आ गया था। तो नोटिफिकेशन नंबर 16 डेटेड 13 अगस्त 2020 आप याद रखिएगा। ई असेसमेंट का नाम बदल के फेसलेस असेसमेंट हो गया। अब दो बड़ी चीज, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले तक 143.3, अगर कोई असेसमेंट 143.3 में होनी होती थी तो वही केवल ई मोड में होती थी, वही केवल ई मोड में होती थी। 144 जिसे हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बोलते हैं, वो हमारी फेसलेस नहीं थी, जहां पर एसएससी ने कोई रिटर्न ही नहीं बदली और असेसिंग ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल अवेलेबल इन हिज पोजीशन आपकी असेसमेंट फ्रेम करने जा रहा है, वो भी फेसलेस होगी अब, वो भी फेसलेस होगी अब। यानी इफ द असेसिंग ऑफिसर हैज टू पास बेस्ट असेसमेंट जजमेंट ऑर्डर, इवन देन इट इज पास्ड इन फेसलेस मैनर। आपकी इंफॉर्मेशन आई, अब देखिए एसएफटी और 26 एसएफ का इफेक्ट। 144 इज आल्सो ए फेसलेस मैनर। मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल से। आपके 26 एफ में इंफॉर्मेशन आई कि आपने 1 करोड़ रुपए की कोई फ्लैट खरीदा है। You have purchased a flat of rupees 1 crore from someone during the financial year. That information is reflecting in your 26 years. आपने 26 years देखा नहीं देखा, इग्नोर कर दिया, क्या होता है 26 years, हम नहीं परवाह मारते, कुछ नहीं किया। उसके बाद आपको नेशनल ई असेसमेंट सेंटर से नोटिस आया कि आपका केस स्क्रूटनी में लग गया है, कृपया आके बताइए कि 1 करोड़ कहां से लाए थे फ्लैट खरीदने के लिए। आपने फिर भी कुछ परवाह नहीं की, आपने कुछ भी परवाह नहीं की। उसके बाद फिर चिट्ठी आई, फिर परवाह नहीं की। फिर एक चिट्ठी आई 144 की, जिसमें असेसिंग ऑफिसर ने आपको शो कॉज नोटिस दिया कि व्हाई योर असेसमेंट हैज नॉट बीन फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 144 एज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो अब आपके लिए खतरे की घंटी। पहले वो ये काम फेसलेस मैनर में नहीं कर पाता था, आप जाके एडजस्टमेंट करते थे, आप जाके सेटिंग करते थे, आप जाके उसे समझाने की कोशिश करते थे, आप उसे कोई लॉ बताते थे, आप उसे कुछ केस लॉ बताते थे, आप उसे कुछ रिप्रेजेंटेशन देते थे। मतलब बाय अडोप्टिंग हम सेंस ऑफ ऑर्डर या लीगल या इलीगल किसी तरह से उस मैटर को सुलझाने की कोशिश करते थे। अब वो सिस्टम खत्म, अब वो सिस्टम खत्म। 144 भी अगर होना है वो भी फेसलेस हो जाएगा। अब तो 1 करोड़ पे उसने क्या करना है, 30 लाख टैक्स लगाना है और 30 लाख ही पेनल्टी लगानी है, 60 लाख का डिमांड नोटिस आपके नाम भेज देना है। आगे कहते थे हम फेसलेस हो जाएगा, कोई बात नहीं, अपील में करा लेंगे भाई, कमिश्नर अपील तो बैठा है ना अभी, उससे हम काम करवा लेंगे, उससे अपना केस रिप्रेजेंट कर लेंगे। बट नाउ ई अपील्स आर आल्सो गोइंग टू बी लॉन्च्ड। ई अपील्स, faceless appeals also going to be launched from 25th September 2020। 25 सितंबर 2020 से वो भी एप्लीकेबल होने जा रही। जब इतना कुछ होने जा रहा है तो क्या होगा आपका, आप सोच लीजिए। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन सुनने में ही अच्छा लग रहा है, सही बताऊं, कड़वे शब्द बोलूं तो सबकी बैंड बजने वाली है। अगर सरकार इस सिस्टम को सही से इंप्लीमेंट कर देती है, या तो मोदी साहब नहीं रहेंगे या आप नहीं रहेंगे। आप इस बात को समझ लें आप, क्योंकि एक तरफ तो वो ऑनरिंग टू ऑनेस्ट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये प्रोविजन ला रहे हैं।
अब उसके बाद एक हार्श प्रोविजन था इनकम टैक्स का जिसे हम 147 और 148 बोलते हैं। 147 और 148 में रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट होती है, रीअसेसमेंट होती है। पहले तक वो फेसलेस नहीं था। 2012-13 का केस जाके 2019-20 में लगता था, हम उसको असेसिंग ऑफिसर के पास अपीयर होकर उसे रिप्रेजेंट करके करवा लेते थे। अब वो भी फेसलेस हो गया, उसे भी फेसलेस के दायरे में शामिल कर लिया गया। यानी ऐसे लोग 147, 148 किन लोगों का होता था? जैसे कोई एग्रीकल्चरिस्ट है जिसने कोई पुराना कैश डिपॉजिट कराया था, कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची थी, जिसने कोई रिटर्न का नाम ही नहीं सुना, ऐसे लोगों के 147, 148 होते थे जिन्हें रिटर्न नाम का पंछी क्या होता है पता ही नहीं था। अब उनकी भी फेसलेस असेसमेंट हो जाएगी। मतलब क्या होने वाला है, कैसे आपने रिप्रेजेंट करना है। मैं इसे बार बार कह रहा हूं, आप थ्रेट ना लें, आप अपॉर्चुनिटी लें। आप थ्रेट ना लें, आप अपॉर्चुनिटी लें। आपके लिए अफसर ही अफसर हैं। पहले दिल्ली का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो दिल्ली दिल्ली की असेसमेंट करता था, या मेरे जैसे यमुनानगर जैसा छोटे से शहर का आदमी यमुनानगर की असेसमेंट निपटाता था, यमुनानगर के इनकम टैक्स ऑफिस में विजिट करता था। आज पूरा इंडिया मेरे लिए खुल गया है। मैं यमुनानगर बैठे चेन्नई का केस भी हैंडल कर सकता हूं, कोलकाता का भी हैंडल कर सकता हूं, मुंबई का भी हैंडल कर सकता हूं, बेंगलोर का भी हैंडल कर सकता हूं, प्रोवाइडेड आई हैव ability to represent my case in the faceless manner. For that you have to prepare yourself, you have to sharpen your skills, you have to sharpen your skills ki how to reply in that faceless assessments. जहां हमें ऑफिसर नहीं पता, जहां हमें डेजिग्नेटेड अथॉरिटी नहीं पता कि किसको रिप्लाई करना है, ऐसे में अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, अपने एसएससी को प्रोटेक्ट क्या करना है, ये आपके लिए चैलेंज जरूर है, लेकिन चैलेंज से बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज मेरा वर्चुअल ऑफिस यमुनानगर में होते हुए, एक्चुअल ऑफिस यमुनानगर में होते हुए पूरे हिंदुस्तान में मेरे वर्चुअल ऑफिस खुल गए हैं। मैं भी डोलाइट और केपीएमजी से कहीं नीचे नहीं रहा। प्रोवाइडेड आई हैव कैपेबिलिटी टू रिप्रेजेंट द क्लाइंट, आई हैव कैपेबिलिटी टू फेस द चैलेंजेस। तो आप समझ गए होंगे कि फेसलेस असेसमेंट हमारे प्रैक्टिस के शेपिंग को किस तरह चेंज करने वाली है। आगे चलते हैं। मैंने अभी आपको बात की 144 भी इसके दायरे में आ गया है, 148 भी इसके दायरे में आ गया है, और 143 तो पहले ही इसके दायरे में था। और इवन इन द केसेस वेयर नो रिटर्न हैज बीन फाइल्ड, वेयर नो रिटर्न हैज बीन फाइल्ड, मतलब नॉन रिटर्न फाइलर के केस भी अब फेसलेस मैनर में ही होंगे, फेसलेस मैनर में ही होंगे। मतलब सरकार अब प्रतिबद्ध हो गई है कि आपने असेसिंग ऑफिसर से मिलना नहीं है, उनसे रिश्तेदारी खत्म, उनसे आज से ही तलाक। अब तो सिर्फ फेसलेस मैनर में बातें होंगी, रिश्तेदारी सब खत्म, हर ऑफिसर से लिंक सब खत्म। कोई कमिश्नर आपको नहीं जानता, कोई आईटीओ नहीं आपको जानता, कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं आपको जानता, कोई कुछ नहीं जानता। एक्चुअल में होगा क्या, कैसे होगा, अभी ये चीजें तो देखनी बाकी हैं, लेकिन सरकार ने कह दिया है कि फेसलेस असेसमेंट अब एप्लीकेबल है। नाउ फेसलेस असेसमेंट इज ऑन। उसके बाद पहले तक लोग क्या कहते थे, फेसलेस असेसमेंट में हमारे पास एडजोर्नमेंट लेने के लिए, हमारे पास एडजोर्नमेंट लेने के लिए या डेट की एक्सटेंशन लेने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं था। ई असेसमेंट का जो 2019 का सर्कुलर था, नोटिफिकेशन था। अब जो 2020 का 13 अगस्त वाला नोटिफिकेशन आया है, इसमें प्रोविजन दिया गया है कि असेसिंग ऑफिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव कैन आस्क फॉर एडजोर्नमेंट, कैन आस्क फॉर एडजोर्नमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ टाइम। यानी 19 की एक जो ड्रॉबैक थी वो ड्रॉबैक भी दूर कर दिए। उसके बाद इसमें मजे की बात एक बहुत अच्छी ये है, अगर आपके खिलाफ कोई असेसमेंट फ्रेम होनी है तो असेसमेंट फ्रेम करने से पहले आपके पास एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आएगा। मैं बीच में छोड़ के, क्योंकि टाइम मेरे पास कम रह गया है, मैं थोड़ा सा टच कर रहा हूं कि मान लो कि आपकी ई असेसमेंट हो रही है, आपकी फेसलेस असेसमेंट हो रही है,
तो आपके में कोई एडिशन करनी है आईटीओ ने, या आपके असेसिंग ऑफिसर ने कोई एडिशन प्रपोज करनी है, तो जो भी एडिशन उसने करने का मन बना लिया है नेशनल असेसमेंट सेंटर ने, वो आपको एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भेजेगा। आपको एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भेजेगा। उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के जरिए आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा, क्या मैं ये ड्राफ्ट असेसमेंट पे आपकी असेसमेंट कर दूं, या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। मतलब पहले कहां ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर मिलना था, मैंने शुरू में बात की कि टैक्स टेररिज्म खत्म होने जा रहा है, टैक्स टेररिज्म खत्म होने जा रहा है। जब ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आपके पास आएगा तो आप बताओगे भाई ये इनकम मेरे से बिलोंग ही नहीं करती, ये मेरी इनकम है ही नहीं, ये आप गलत हो, तो वहां पर रोक लगेगी। एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, उसकी भी अभी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये दूसरी बात, अब मान लीजिए कि आपकी असेसमेंट होगी नेशनल ई असेसमेंट सेंटर में, आपकी असेसमेंट होगी, आपने 5 लाख रुपए की रिटर्न भर रखी थी, उसने 10 लाख रुपए की एडिशन की, 15 लाख रुपए का असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। अब 10 लाख रुपए की आपके ऊपर वो मिस रिपोर्टिंग या अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी भी लगाना चाहता है। नेचुरल बात है, पहले भी पेनल्टी लगती थी, पेनल्टी लगाना चाहता है। या आपका टैक्स ऑडिट बनता था, आपने टैक्स ऑडिट नहीं कराया, वो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट ना कराने की भी जो 1,50,000 रुपए की पेनल्टी होती है लगाना चाहता है। आप कुछ नोटिस के स्पेसिफाइड डेट पे जवाब नहीं दिए, नॉन अटेंडेंस की भी 10,000 रुपए की पेनल्टी होती है, जितनी बार आपने नॉन अटेंडेंस की उसकी भी पेनल्टी लगाना चाहता है। आपके नाम 10 नोटिस आए थे, 10 पेनल्टी, आप डेटों पे आपने कोई जवाब नहीं दिया, कोई ईमेल रिस्पॉन्स नहीं किया, कोई भी उसको इग्नोर किया, तो 10 पेनल्टी वो भी इनिशिएट करना चाहता है वो। आपने कुछ और नॉन कंप्लायंसेस किए हैं, आपने कुछ कैश पेमेंट की हुई है, तो कैश पेमेंट की पेमेंट 2 लाख से ऊपर कैश रिसीप्ट ली हुई इक्विलेट अमाउंट की पेनल्टी है, कोई 269 एस की पेनल्टी लगाने का, मतलब एनी सॉर्ट ऑफ पेनल्टी ही वांट टू इंपोज ऑन यू, ही वांट टू इनिशिएट ऑन यू। तो क्या ये भी फेसलेस मैनर में हो जाएगा? जी हाँ, ये भी फेसलेस मैनर में हो जाएगा, पेनल्टी भी फेसलेस मैनर में इनिशिएट हो जाएगी। अब बात आती है जो हमारे लोकल ऑफिस में बैठे असेसिंग ऑफिसर थे, वो क्या करेंगे जब सारा काम नेशनल ई असेसमेंट सेंटर या रीजनल ई असेसमेंट सेंटर कर देगा, तो जो हमारे लोकल लेवल के ऑफिसर थे, जिसे हम आईटीओ बोलते थे, वो लोग क्या करेंगे? जब सारा काम हो जाएगा, जब सारा काम हो जाएगा, आपकी डिमांड जनरेट हो जाएगी, तो आपकी फाइल उन्हें ट्रांसफर कर दी जाएगी। किस लिए? किस लिए? आप रिकवरी करो भाई, रिकवरी करो। नाउ दे कैन वर्क एज ए रिकवरी एजेंट। वो बार बार आपको कहेंगे कि पैसे जमा कराओ, अब तो आपकी डिमांड जनरेट हो चुकी, आप पैसे क्यों नहीं जमा करा रहे? तो अब उनका काम रहने वाला है वहां पर। तो अब आपको अगली बात समझ आ गई होगी कि फेसलेस में 143(3) के अलावा 144 भी आ गया, 148 भी आ गया, पेनल्टी प्रोसीडिंग भी आ गई, नॉन फाइलर के केस भी आ गए। अब इसके अंदर हमारे, आप समझिए क्या है, असेसमेंट के अंदर हमारे पहला सबसे बड़ा यूनिट है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, इसके नीचे कई रीजनल ई असेसमेंट सेंटर, कई रीजनल ई असेसमेंट सेंटर। जो रीजनल ई असेसमेंट सेंटर होगा, असली में आपका असेसिंग ऑफिसर वो होगा। नेशनल ई असेसमेंट तो बोर्ड की तरह हो गया कि ऑर्डर पास करना है। रीजनल असेसमेंट सेंटर आपकी असेसमेंट करने वाला। अब लोगों का कहना यह है कि नेशनल ई असेसमेंट है, चिट्ठी आएगी, रीजन का तो हमें पता चल जाएगा ना। यह दिल्ली में है आप, तो आप कहेंगे मैं तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में हूं, मेरा रीजनल ऑफिसर वहां भटका है, वहां कौन लोग काम करते हैं, उनको तो मैं ढूंढ ही लूंगा, उन लोगों को तो मैं ढूंढ ही लूंगा। अब मोदी साहब हमारे बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, उन्होंने क्या किया, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर काफी सारे पूरे हिंदुस्तान में रीजनल ई असेसमेंट सेंटर बनाए जाएंगे। नेशनल के बाद क्या होंगे? रीजनल ई असेसमेंट सेंटर बनाए जाएंगे। किस एसएससी का केस किस रीजनल ई असेसमेंट सेंटर में जाएगा,
ये कंप्यूटर ऑटोमेटेड मैनर में तय करेगा, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर वाला तय नहीं करेगा कि दिल्ली वाले का केस NWR में आना है। हो सकता है कि दिल्ली वाले का असेसमेंट चेन्नई में पहुंच जाए, चेन्नई वाले का हरियाणा में पहुंच जाए, हरियाणा वाले का कर्नाटक में पहुंच जाए, कर्नाटक वाले का गोवा में पहुंच जाए। बहुत सारे रीजनल ई असेसमेंट सेंटर बनाए जाएंगे। किसका रीजनल ई असेसमेंट सेंटर कौन सा बना है ये भी नहीं पता रहेगा, ये भी पता नहीं रहेगा, क्योंकि चिट्ठी जो आनी है, आपको जितना भी कोरस्पोंडेंस होगा, जितनी भी चिट्ठी आएगी, वो आएगी सिर्फ नेशनल ई असेसमेंट सेंटर से। रीजनल और नेशनल आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे कि असेसमेंट कैसे होनी है। आपको नहीं पता होगा कि रीजनल कौन और नेशनल कौन। आपको तो हर चिट्ठी नेशनल ई असेसमेंट सेंटर से आएगी, रीजनल ई असेसमेंट सेंटर उससे कोऑर्डिनेट करेगा। अब रीजनल ई असेसमेंट सेंटर के अलावा 2 यूनिट और बनाए, दैट इज वेरिफिकेशन यूनिट, जिसे हम VU बोल रहे हैं, और टेक्निकल यूनिट, TU जिसे बोल। वेरिफिकेशन यूनिट और टेक्निकल यूनिट, इनका भी अपना अपना रोल है। अब किसी पर्सन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, किसी जगह की वेरिफिकेशन करनी है, कोई पेपर आपने सबमिट किए, वो पेपर बोगस है, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, बाइफिकेटेड है, मैनिपुलेटेड है, उसकी वो वेरीफाई करना है उस पेपर की जेन्युइननेस को। उसके लिए उन्होंने क्या किया, रीजनल के बाद वेरिफिकेशन यूनिट बना। वेरिफिकेशन यूनिट आपकी वेरिफिकेशन करेगा, वो बताएगा कि इस पर्सन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो, इससे स्टेटमेंट मंगा लो, इस डाटा की स्टेटमेंट मंगा लो। सारा काम पर्दे के पीछे। पहले क्या होता था, किसी कैरेक्टर की स्टेटमेंट मंगाई, किसी डाटा की स्टेटमेंट मंगाई, आपको पता होता था कि उस डाटा उस कैरेक्टर की स्टेटमेंट मंगाई जाती है, आप उसको बोल देते थे भाई मेरे से मिला के भेजियो। अब पर्दे के पीछे क्या हो रहा है आपको नहीं पता। आपने बैलेंस शीट दी, उसमें से एक डाक्टर खड़ा था 5 लाख रुपए लेने, डाक्टर वाला कह रहा है कि मैंने तो कुछ देने नहीं, मैंने तो सबको दे दिए। पहले आपको पता चल जाता था, वो कहता था कोई बात नहीं यार, तू लिख के दे दे, 5 लाख लेने हैं, बाद में करते रहेंगे, एक बार आप वहां स्टेटमेंट दे दो, तो वहां पे हम कर लेते थे। अब ये काम भी पर्दे के पीछे हो रहा है। जब पर्दे के पीछे हो रहा है तो ये भी वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल तो बहुत, हर चीज को ना पेन पेंसिल बच्चे वाली दोबारा उठा लो और बैलेंस शीट में हर चीज टिक करके भेजना पहले से, क्योंकि अब एक बार ना ब्रह्मास्त्र की तरह आपके हाथ से बैलेंस शीट निकल गई तो निकल गई। अब उसका ऑपरेशन तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर ही करेगा। और इसके अलावा एक हमारा जो वेरिफिकेशन यूनिट के अलावा एक और यूनिट है, दैट यूनिट इज कॉल्ड टेक्निकल यूनिट। जहां पर कोई टेक्निकलिटीज आ रही है, टेक्नोलॉजी से लेके कोई इशू है, फोरेंसिक का कोई मैटर है, कोई और टेक्निकल मैटर है, जहां पर इन रीजनल असेसमेंट सेंटर, वेरिफिकेशन यूनिट और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर ने आपस में कोऑर्डिनेट करना है। तो ऐसे में क्या होगा, वो टेक्निकल यूनिट को कंसल्ट करेंगे, इनके बीच सारा का काम होगा। वो पूरा नोटिफिकेशन आ गया भी नेशनल ई असेसमेंट सेंटर की इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, कैसे आएगी, इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर आ गया है। अब इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन से यूनिट है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अब जितने पेपर जाएंगे आपके, अब ई मोड में जाने, जितने भी डॉक्यूमेंट भेजोगे आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट पे भेजोगे, इनकी वेरिफिकेशन कैसे होगी, हाउ दे यू वेरीफाई। पहले तो डिजिटल सिग्नेचर था सर, अब कह रहे हैं जिन लोगों की रिटर्न, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, जिन लोगों की रिटर्न डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू फाइल होनी मैंडेटरी है, लाइक कंपनीज, कंपनीज की कोई भी डॉक्यूमेंट जाना तो कहा जाता है थ्रू डिजिटल सिग्नेचर ही जाता है। तो वहां पर ये जो असेसमेंट भी होगी, जो भी डॉक्यूमेंट आप भेजोगे उसे वेरीफाई करोगे, उसे ऑथेंटिकेट करोगे थ्रू डिजिटल सिग्नेचर। लेकिन एक इंडिविजुअल असेसी है जिसका ऑडिट नहीं होना, जिसका 148 का केस है सिंपल सा, या कोई ऐसा केस है जिसका अकाउंट्स रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड नहीं है, वहां पर वेरिफिकेशन थ्रू आधार, ओटीपी या ईवीसी भी हो जाती है। वहां इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड या ओटीपी के थ्रू भी वेरिफिकेशन हो जाती है। ऐसे में आप ईवीसी या ओटीपी का भी यूज कर पाए। यानी एसएससी है टू ऑप्शन, एसएससी है टू ऑप्शन, चाहे तो वो डिजिटल सिग्नेचर से ऑथेंटिकेट कर दे, चाहे
ईवीसी और ओटीपी से वेरीफाई करते हैं। बट इफ यू आर लाइबल टू फाइल योर रिटर्न ओनली थ्रू डिजिटल सिग्नेचर, then your document must be authenticated through digital signature. But if any letter, any document, any paper has to be served by National E-Assessment Center, then it is compulsory digitally signed. मतलब अब क्या बात होगी, अगर एसएससी ने कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो वो या तो वो ईवीसी से वेरीफाई कर दे, या ओटीपी से वेरीफाई कर दे, या डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई कर दे। लेकिन डिपार्टमेंट के हाइट से कोई डॉक्यूमेंट आना है तो वो केवल डिजिटल सिग्नेचर से है, वो केवल डिजिटल सिग्नेचर से नहीं आए, वो ओटीपी से वेरीफाई नहीं कर सकते। मतलब ओटीपी की फैसिलिटी सिर्फ उन लोगों के लिए रहेगी जो लोग डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, जिनके लिए डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई ऑथेंटिकेट क्या करना है, इसका प्रोसीजर इटसेल्फ स्कीम में आ गया है, कभी डिटेल में अलग से बात करेंगे। टुडे वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट द हाइलाइट्स ऑफ द स्कीम। उसके बाद कहीं पे ऐसा लग रहा है भाई साहब कि मेरे को तो पर्सनल हियरिंग चाहिए, लोग कह रहे हैं पर्सनल हियरिंग के बगैर नहीं मैं समझा सकता सच मुझसे, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इट इज ए नेचुरल जस्टिस कि पर्सनल हियरिंग मिलनी चाहिए, बिना पर्सनल हियरिंग के काम नहीं होता। तो हमें एटलीस्ट वन पर्सनल अपॉर्चुनिटी तो मिले। क्या जो नई है फेस लेस असेसमेंट की स्कीम आई है, इसमें पर्सनल अपॉर्चुनिटी का कोई प्रोविजन है? कोई पन्ना छोड़ा है मोदी साहब ने? जी हां, छोड़ा है। लेकिन पर्सनल अपीयरेंस का मतलब ये नहीं है कि आमने सामने कुर्सी पे बैठ जाओ। भाई कोरोना काल आ गया है, वो कह रहे हैं ये होगी पर्सनल अपीयरेंस, लेकिन होगी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, होगी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसे सारे यूनिट वेरीफाई करेंगे कि आपकी क्या बातचीत हो रही है, पूरी रिकॉर्डिंग होगी। हम आपको एक ऐप देंगे, जिस ऐप के थ्रू आप अपनी बात अपने असेसिंग ऑफिसर तक पहुंचा सकते हैं। जो आप उसको मिलके समझाना चाहते थे, उसके सामने कुर्सी पे बैठ के समझाना चाहते थे, वो समझा पाएंगे, लेकिन ओनली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फॉर दैट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप विल बी लॉन्च्ड सून। या फैसिलिटी जिसके थ्रू आपने वो वीडियो लेनी है, अब ये नहीं है आप कह रहे कोई बात नहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम ज्यादा करेंगे, कौन सी बड़ी बात होगी, हमें तो फोटो दिख जाया करेगी किससे बात कर रहे हैं, फिर एडजस्टमेंट कर लेंगे, फिर स्कोप कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया, इसमें ऐसा नहीं होगा। आपने अपनी जो बात कहनी है कहिए, और इसके लिए टफ प्रोसीजर है। ऐसे नहीं आपने कहा पर्सनल हियरिंग चाहिए, फिर कहा पर्सनल हियरिंग चाहिए, फिर कहा पर्सनल हियरिंग चाहिए, फिर कहा पर्सनल हियरिंग चाहिए। ओनली वंस पर्सनल हियरिंग इज अलाउड। जब फाइनल काम हो जाएगा और लास्ट में आपको लग रहा है भी ये चीज बड़ी जरूरी थी, एक बार मेरे को सुनवाई का मौका तो दो, वही काम सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा। और उसके लिए भी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की परमिशन चाहिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स की परमिशन चाहिए। ये नहीं कि नेशनल असेसमेंट वाले कह रहे, जो भी आपका जुरिसडिक्शनल है, जो भी उस ई असेसमेंट सेंटर का प्रिंसिपल सीआईटी है या डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स है, आप उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आई वांट द अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्लीज गिव मी द अपॉर्चुनिटी। वो आपकी मैटर की एजेंसी देखते हुए, आपकी बात की केस की कॉम्प्लेक्सिटी देखते हुए, अगर उन्हें ये लगता है कि इनको सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपको सुनने का मौका दिया जाएगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, पर्सनल का मतलब कतई ये नहीं है कि आप आमने सामने बैठे और बातचीत करें, बिल्कुल मिलने नहीं देंगे मोदी साहब। जो कुछ होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही होगा। अब आप कहते हैं कि भाई साहब हम तो ऐसे इलाके में रहते हैं जहां तो नेट ही नहीं आता, वीडियो बनाना कहां पॉसिबल, हमें तो यही नहीं पता कि इंटरनेट क्या चीज होती है। तो इसके लिए भी सरकार ने कहा कि हम इसके लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कोई लोग ये ना कह पाए कि मेरे पास वीडियो बनाने का साधन नहीं है, मेरे पास ऐप नहीं है।
उनको कोई प्लेस प्रोवाइड किया जाएगा, कोई फैसिलिटेशन सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए भी पूरी स्कीम आएगी कि हाउ द अटेंडेंस टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या हाउ द पर्सनल अपीयरेंस टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज टू बी डन। तो उसका भी पूरा प्रोसीजर आपके सामने आने वाला है। तो ये थोड़ा सा मैंने टच किया, ये थोड़ा सा टच मैंने किया, पूरा नहीं हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत लंबी स्कीम है, लेकिन आई हैव टच लिटिल अबाउट व्हाट इज द फेसलेस असेसमेंट स्कीम। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज टैक्स पेयर चार्टर। व्हाट इज टैक्स पेयर चार्टर? टैक्स पेयर चार्टर आने के बाद, टैक्स पेयर चार्टर आने के बाद अब भारत उन 3 देशों के साथ चौथा देश बन गया है विश्व का। पूरे वर्ल्ड का भारत चौथा देश बन गया है जहां पर टैक्स चार्टर की फैसिलिटी है। नाउ द इंडिया हैज बिकम द 4th नेशन ऑफ द वर्ल्ड who has successfully implemented the tax charter in their taxation system. And already 3 countries कौन कौन सी हैं? यूएस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद चौथा अब हिंदुस्तान बन गया है जिसने अपने नागरिकों को, अपने टैक्स पेयर को टैक्स पेयर चार्टर की फैसिलिटी दे दी है। ये टैक्स पेयर चार्टर क्या है? ये टैक्स पेयर चार्टर है जिसमें टैक्स पेयर को कुछ अधिकार दिए जाएंगे। अगर आपके साथ कहीं कुछ गलत हो रहा है तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आपको कुछ फंडामेंटल राइट दिए हैं, इसी तरह टैक्स पेयर चार्टर में टैक्स पेयर के भी कुछ राइट्स होंगे, कुछ राइट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जहां पर अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप उन राइट्स का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मोदी साहब कहते हैं राइट्स ड्यूटीज के बगैर नहीं आते, राइट्स कभी ड्यूटीज के बगैर नहीं आते। तो जहां हम आपको कुछ राइट्स देने जा रहे हैं वहीं टैक्स पेयर की कुछ ड्यूटीज भी चाहते हैं। तो टैक्स पेयर चार्टर इज ए कंपेंडियम ऑफ टैक्स पेयर राइट्स एंड ड्यूटीज। अब मैं सिर्फ आज के वीडियो में 14 राइट दिए गए हैं और 6 ड्यूटीज दी गई हैं, उनका नाम पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरे पास टाइम ऑलरेडी इलैप्स हो चुका है। तो मैं सिर्फ नाम मैं टच कर रहा हूं। देयर आर 14 पॉइंट टैक्स पेयर चार्टर इंक्लूड्स द फॉलोइंग। 1, फर्स्ट, प्रोवाइड फेयर, courteous and reasonable treatment. Provide fair, courteous and reasonable treatment. Second, treat taxpayer as honest. हमेशा टैक्स पेयर को आपने ऑनेस्ट मान के चलना। थर्ड, प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर अपील एंड रिव्यू। कहीं भी आपके हाथ कुछ गलत होता है तो आपके पास अपील और रिव्यू का राइट रहेगा। प्रोवाइड कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। आपके केस से रिलेटेड जितनी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो जानने का हक आपको रहेगा। आपका कोई स्क्रूटनी में केस लगा है, आपको बता ही नहीं रहा किस बेस पे स्क्रूटनी पे केस लगा है, अब ये पॉसिबल नहीं है। आप उससे कुछ डॉक्यूमेंट मांग रहे हो, कुछ इंफॉर्मेशन उसके पोजीशन में है, वो आपको बता ही नहीं रहा कि आपके खिलाफ क्या इंफॉर्मेशन है, आपके खिलाफ क्या कंप्लेंट है। Now the taxpayer charter has provided the right to the taxpayer to know every information which have in the possession of the department, and complete and accurate information you can seek from the department. This is your 4th right. 5th right, provide timely decisions. अब मोदी साहब ऐसी व्यवस्था भी करने जा रहे हैं, ये नहीं कि केस 20-20 साल तक चलते रहेंगे, 15-15 साल तक चलते रहेंगे। आपको टाइमली डिसीजन मिलेगा। कोई मैटर आपका डिस्प्यूट में है तो सरकार इसकी व्यवस्था करेगी कि न्याय आपको मिले, समय के साथ मिले। ऐसे बहुत सारे केस हिंदुस्तान में पेंडिंग हैं जहां पर आदमी को परलोक सुधारे हुए भी सदियां होगी, लेकिन अभी तक कोर्ट में केस चली जा रहा है।
क्या टैक्स देना था उसकी रिकवरी हो रही है कि नहीं हो रही। अब समय ऐसा नहीं रहेगा टैक्स पेयर चार्टर आने के बाद, ऐसा हमारी सरकार का सोचना है। 6th, collect the correct amount of tax. 7th, respect privacy of the taxpayer. आपकी इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी भी मेंटेन की जाएगी, कोई दूसरा बंदा इसे नहीं पूछ पाएगा। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मेंटेन किया जाएगा। होल्ड द अथॉरिटीज अकाउंटेबल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब कहीं पर कोई ऑफिसर आपके हाथ गलत करता है, कहीं पर आपके हाथ अन्याय होता है, कहीं पर आपके हाथ हरासमेंट की जाती है, कहीं पर आपको दबाया जाता है, कहीं पर आपके हाथ अनजस्टिस किया जाता है, तो आप अपने अथॉरिटीज को भी अकाउंटेबल ठहरा पाएंगे टैक्स पेयर चार्टर के द्वारा। उसके बाद अनेबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज चॉइस, आपके पास पैसे नहीं है कि अच्छा रिप्रेजेंटेटिव हायर कर पाए, तो आपको अपनी इच्छा का रिप्रेजेंटेटिव चुनने का भी अधिकार होगा। कोई कंप्लेंट आप लॉन्च करना चाहते हैं डिपार्टमेंट के खिलाफ, तो सरकार इसके लिए भी प्लेटफॉर्म लॉन्च करना जा रही है, डायरेक्ट आप सरकार को कंप्लेंट कर पाएंगे। उसके बाद प्रोवाइड फेयर एंड जस्ट सिस्टम, फेयर और जस्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, ये आपका 12वां राइट होगा। उसके बाद पब्लिश सर्विस स्टैंडर्ड्स एंड रिपोर्ट पीरियडिकली, हर चीज का सर्विस स्टैंडर्ड फिक्स होगा। भी रिफंड आना है तो इतने दिन में आएगा, आपने कोई कंप्लेंट डाली है उसका जवाब इतने दिन में मिलेगा, आपने कोई इंफॉर्मेशन सीख की है उसका जवाब इतने दिन में मिलेगा, आपने अपील की है उसका डिसीजन इतने में आएगा। हर सर्विस के लिए टाइम फ्रेम अब फ्रेम होगा टैक्स पेयर चार्टर में। उसके बाद रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस, ये तो सरकार चाह ही रही है। सरकार चाह रही है टैक्स पेयर को टैक्स पे करने के लिए पैसे ना देने पड़े। देखिए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, टैक्स पेयर से ही मेरी रोजी रोटी चलती है, लेकिन मेरे को ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि एक टैक्स पेयर, अगर मान लो कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं और उसे टैक्स पे करने के लिए पैसे देने पड़े। सपोज करो मेरी इनकम टैक्स रिटर्न एक है, 1 लाख रुपए की रिटर्न है और 1 लाख रुपए की मैंने टैक्स भरनी है, मैंने एक रिटर्न भरनी है, उसके लिए मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी 10,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। यानी मेरे पे तो टैक्स 1 लाख रुपया ना होके 1,10,000 रुपए हो गया ना, मेरा तो इनकम टैक्स के नाम पे 1,10,000 लग गया, तो मेरे लिए कंप्लायंस कॉस्ट ज्यादा है। तो सरकार ये कह रही है कि हम आपको प्री फिल्ड फॉर्म देंगे, हम आपको सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देंगे, हम आपको हर काम डिजिटल मैनर में देंगे, आपकी हर कहेंगे, आपको कंसल्टेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत ना रहे, सरकार की तो ऐसी मंशा है। उससे आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है उसको मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन सरकार की ये मंशा है कि नाउ एवरीथिंग इज टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। जब हमने एक पर्सन से टैक्स लेना है, 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट है या टैक्स कंसल्टेंट है, आप देखिए कि नॉर्मल टैक्स पेयर है। मैं कह रहा हूं कि मैंने 5 लाख रुपए साल का टैक्स देना है, मैं एक कॉर्पोरेट हूं, 5 लाख का टैक्स देना है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस भी मेरी 50,000 रुपए है, तो मेरी कॉस्ट तो 5,50,000 रुपए होगी मेरे भाई। तो सरकार कह रही है क्यों, वो 50 भी हम ही दे दो भाई। तो कह रहा है कि ऐसा पर्सन लाएंगे कि हम कंप्लायंस कॉस्ट को भी घटाएंगे। दिस आर दी टैक्स पेयर राइट्स, दिस आर दी टैक्स पेयर राइट्स। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट टैक्स पेयर ड्यूटीज। 6 ड्यूटीज लगाई सरकार। पहली ड्यूटी, आप ऑनेस्ट और कंप्लायंट रहेंगे, हर काम को समय में करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। बी इन्फॉर्म, ये नहीं कहेंगे कि नया 26 से आ गया पता नहीं, फेसलेस असेसमेंट आ गई पता नहीं, आप इन्फॉर्म्ड भी रहेंगे, अप टू डेट भी रहेंगे। थर्ड, एक्यूरेट रिकॉर्ड रखेंगे। 2 नंबर 1 नंबर 1, हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपको इतना दे रहे हैं, हम आपका ओनर कर रहे हैं, बार बार सरकार कह रही है कि ओनरिंग दी इंटरेस्ट। तो थर्ड एक्सपेक्टेशन सरकार की, थर्ड एक्सपेक्टेशन मोदी साहब की आपसे है कि आप जो हिसाब रखेंगे, जो रिकॉर्ड रखेंगे, वो एक्यूरेट और करेक्ट रखेंगे। चौथा, नाउ द रिप्रेजेंटेटिव डस इन, नाउ व्हाट द रिप्रेजेंटेटिव डस इन योर बिहाफ। अब ये देखिए, ये सीए के ऊपर या टैक्स कंसल्टेंट के ऊपर चलने वाली ये एक और तलवार है। मैंने कहा थ्रेट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बार बार ये कह रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपके रिप्रेजेंटेटिव ने आपके लिए क्या रिप्रेजेंटेशन दी, क्या आपके लिए केस रिप्रेजेंट किया, ये जानने का अधिकार भी उसे रहेगा। नाउ योर क्लाइंट कैन आस्क टू यू कि व्हाट सर्विस यू हैव प्रोवाइडेड टू मी,
what you have done for me, how better you represent my case, he can ask these questions to you, और सरकार भी उसके हाथ खड़ी होगी। उसके बाद रिस्पोंड इन टाइम, आपकी ये ड्यूटी भी है कि आप रिस्पोंड इन टाइम करें, और पे इन टाइम, जो भी आपके टैक्सेस, जो भी आपके ड्यूज बनते हैं वो टाइम से पे करें। ये कुछ ड्यूटी भी टैक्स पेयर चार्टर में आपकी लगाई। इसके अलावा थर्ड चीज, हमारी जो गवर्नमेंट 25 सितंबर 2020 से लॉन्च करने जा रही है, 25 सितंबर 2020 से जो लॉन्च करने जा रही है, उसमें प्रोविजन है हमारा ई अपील का। आपकी फेसलेस असेसमेंट होगी। अब फेसलेस असेसमेंट के बाद फेसलेस अपील ही होगी। सरकार ये कह रही है कि फेसलेस असेसमेंट तो जैसे करनी थी हमने फेसलेस कर दी, अब अपील में भी नहीं मिलने देंगे। अपील में भी एडजस्टमेंट का कोई स्कोप नहीं रहेगा, कोई शॉर्टकट नहीं रहेगा। वहां पर भी आपको अपनी लीगल बैकग्राउंड, लॉ की नॉलेज के अकॉर्डिंग, रिप्रेजेंटेशन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और अपने एसएससी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार 25 सितंबर 2020 को अलग से एक स्कीम लेके आ रही है, जिसे हम फेसलेस अपील की स्कीम कहेंगे। तो इसमें क्या है, फर्स्ट, एम्पावरिंग गवर्नमेंट टू नोटिफाई ई अपील स्कीम फॉर डिस्पोजल ऑफ अपील। अब सरकार ने रास्ता खोल दिया है कि आप फेसलेस अपील की स्कीम लेके आइए। इसमें अपील लेवल पे भी नहीं मिल पाएंगे। अब अपील लेवल पे भी देखिए काफी सारी चीजें हम पर्सनली जाके समझाते थे, पर्सनली अपना केस रिप्रेजेंट करते थे। अब फेसलेस मैनर में आपको समझाना पड़ेगा, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होंगी, बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होंगी, क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे जाएंगे, कैसे ऑथेंटिकेट होंगे, इसके लिए सरकार अलग से स्कीम लेके आएगी। इसमें एक और चीज है जो अच्छी होनी जा रही है। अब सभी प्रोफेशनल भाई जो सुन रहे हैं वो यार ध्यान से सुनिएगा। जैसे ज्यूरिसडिक्शन लेस आपकी असेसमेंट होगी, जैसे आपकी ज्यूरिसडिक्शन लेस असेसमेंट हो गई है, वैसे ही ज्यूरिसडिक्शन लेस अपील्स होने जा रही। मान लो आपका केस बनता था सीआईटी दिल्ली के पास, पहले तो आप सीआईटी दिल्ली के पास ही जाते थे ना, अब सीआईटी दिल्ली के पास वर्कलोड ज्यादा है, वो अब सीआईटी चंडीगढ़ के पास भी जा पाएगा, सीआईटी जयपुर के पास भी जा सकता है, सीआईटी बेंगलोर के पास भी जा सकता है। अब आपका सीआईटी कौन होगा ये भी नहीं आपको पता होगा, क्योंकि जब फेसलेस हो जाएगा तो हो सकता है इसके लिए भी कोई सेंटर बन जाए। आप अपील लगाइए, आपकी अपील किस सीआईटी के पास जाएगी, यू हैव नो नॉलेज अबाउट दैट। ही हैज टू एक्ट जुडिशियसली नाउ। जब उसे पता ही नहीं होगा भाई कौन है, मैं किसी की गले पे क्यों तलवार चलाऊं, थोड़ी सी इंसानियत तो उसमें भी होगी। तो अब थोड़ा सा मोदी साहब का ये मानना है, फेसलेस अपील आ जाने के बाद शॉर्टकट रास्ते, टैक्स टेररिज्म, करप्शन पे और लगाम लगेगी। और ये स्कीम जैसे मैंने बताया 25 सितंबर 2020 को पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाएगी। तो अब आप लोगों का ज्यादा समय ना मैं लेते हुए, पहले ही मैं 8 मिनट 26 सेकंड ज्यादा रह चुका हूं, मैं प्रियंका को सेशन हैंड ओवर करता हूं, और आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूं, आज के सेशन में सिर्फ हमने टैक्स रिफॉर्म्स की हाइलाइट्स को टच किया, किसी चीज की डिटेल में डिस्कशन नहीं की। उसके लिए हमें अलग से सेशन रिक्वायर्ड है। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी ए अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वंस अगेन। Thank you so much, sir, for such a great delegation on this platform. So सर, आपने जैसे कहा, यू राइटली सेड कि हमारे लिए, हमारे प्रोफेशन के लिए थ्रेट भी है और अपॉर्चुनिटीज भी है। तो सर, थ्रेट पहले हमारे क्लाइंट, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि कई सारे क्लाइंट्स ही रेडी होते हैं कि भाई हमारा केस जल्दी से ऐसे ऐसे ही आप रवा दफा करा दो। तो क्लाइंट्स होते हैं कि दे डोंट वांट टू वेट लॉन्ग एंड कि उनका केस जल्दी से ही निपटना चाहिए। अब सर, यहाँ पे आपको क्या लगता है कि यहाँ पे हमें ये क्लाइंट की तरफ से थ्रेट नहीं फील करना पड़ेगा कि हमारे पास काम कितना आएगा, कौन कितनी जल्दी करा सकता है, या फिर यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी लगती है आपको? नहीं, अभी एक सबसे पहला जो मेरे को लगता है, इससे पहले हमें जरूरत है अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करने की। आज की डेट में क्या हो रहा है, अभी भी अगर आप अपनी फाइल्स को देखें, 50% से ज्यादा क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनकी ईमेल आईडी और फोन नंबर ही नहीं है। वो हमारे ऑफिस का या हमारे किसी पर्सन का यूज होता है। कल को आपको सारे असेसमेंट के नोटिस उसी ईमेल आईडी पे आने वाले हैं,
उसी राइट। फोन पे एसएमएस आने वाले हैं। तो पहले तो कम से कम अपने क्लाइंट्स को इतना जागरूक करने चाहिए कि गवर्नमेंट अब टोटल डिजिटल हो गई है, तो कम से कम आप अपना ईमेल आईडी बनाना सीख लें, अपना एसएमएस चेक करना सीख लें, और कम से कम उसे खोल के देखना सीख लें। कम से कम रेगुलरली वॉच करें। हमने क्लाइंट्स के बनाए भी हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं तो अपने ईमेल आईडी खोल के देखता ही नहीं कभी। ऐसे में वही। एक ये क्या कंप्यूटर ऑपरेटर बन के रह जाएगा? 24 घंटे में यही एग्जैक्टली सर। देखता रहूं? अगर मैं 1,000 असेसिस को डील करता हूं, कंसल्ट करता हूं, तो मेरे को तो पूरी टीम चाहिए जो रोज ये वॉच करे कि किसको कौन सा नोटिस आ गया, किसकी कौन सी अपील की डेट है। क्योंकि पहले ही तो चिट्ठी आती थी, तो चिट्ठी लेके वो आ जाता था। अब मेरा राइट राइट। जो टैक्स पेयर है वो जागरूक नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है। जब वो जागरूक और एजुकेटेड नहीं है, तो ऐसे में आपको दो तरीके हैं आपके पास, या तो वो जागरूक और एजुकेट हो जाए, या आप उसको कुछ ऐसी फैसिलिटी, कुछ ऐसी सर्विस अपने प्लेटफॉर्म, अपने ऑफिस से प्रोवाइड करें, जिससे आप उसकी रेगुलरली वॉच आउट रख सके, उसकी सारी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स को। क्योंकि ये हमारा जो टैक्स चार्टर आया है ना, आज अभी इनकम टैक्स में आया है, अभी अगला स्टेप आपका जीएसटी में तैयार है, क्योंकि बजट यही में जो मेरा सर अनाउंसमेंट क्वेश्चन हुई था। थी, बजट में जो यही मेरा अनाउंसमेंट नेक्स्ट हुई थी, क्वेश्चन था सर कि जैसे जैसे डायरेक्ट टैक्स में आ गया है तो जीएसटी में तो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है ये मैकेनिज्म। तो हाँ, वो उन्होंने बजट में ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है कि हम डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों में चार्टर लाएंगे। ये राइट सिर्फ इनकम टैक्स पेयर्स के नहीं होंगे, ये जीएसटी पेयर्स के भी होंगे। तो अभी सरकार उसको भी बड़ी जल्दी लाने वाली है, तो देखिए क्या होता है। लेकिन आज हमें ये जागरूक जरूर होना पड़ेगा हमारे प्रोफेशनल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, कि अपने आप को अपडेट रखें और अपनी ड्राफ्टिंग स्किल्स को इंप्रूव करें। बिल्कुल लेटेस्ट नॉलेज आपको होनी चाहिए, और लेटेस्ट नॉलेज को आईटी के साथ कैसे यूज करना है ये भी आना चाहिए। मान लो कि आपने रिप्रेजेंटेशन देनी है, मैंने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पॉसिबल है, मेरे को पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हरी बात कितनी अच्छी ढंग से समझानी है, कोई गलत वर्ड ना निकले मुंह से, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो रहा है। पहले तो हम ऑफिस के सामने बैठ के कुछ गलत भी बोल देते थे, ठीक भी बोल देते थे, कुछ वर्ड ऐसा भी निकल जाता था। अब आपके वो पब्लिक एविडेंस बन रहा है जो आपने बोल दिया। तो जब आप राइट सर। रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक भी वर्ड आपके मुंह से गलत ना निकले, इस चीज की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इट इज ए टफ जॉब, बट यू हैव टू शार्पन यूर स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर हम बात करें तो राइटिंग स्किल्स एज वेल एज बोलने की स्किल, दोनों उभारनी पड़ेंगी, आपको दोनों को निखारनी पड़ेंगी, तभी आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। मैं किताब पढ़ता हूँ, अच्छे से किताब पढ़ता हूँ, मेरे को लॉ की नॉलेज बहुत है, लेकिन मेरे को अच्छे से लिखना नहीं आता। समझा आपको बहुत से अच्छे से दिया, लेकिन लिखना नहीं आता, तो मैं इस स्कीम में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। यहाँ पे तो दोनों स्किल्स मेरी अच्छी होनी चाहिए, और तभी मैं कामयाब हो पाऊंगा। और मोर एवर एसएससी, मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान में एजुकेटेड नहीं है, यस उनको सर। एजुकेट करना भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो सर हमारा काम थोड़ा मिनिमम वो भी हो जाएगा, मिनिमम लेवल का, कि ये छोटा छोटा काम भी हमें माइन्यूट चीजों में भी जाना पड़ेगा, कि ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो ईमेल्स पढ़ते ही नहीं है क्लाइंट्स, तो नहीं, अभी ईमेल्स। आप जैसे जैसे जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनके लिए इनिशियल लेवल की अपॉर्चुनिटीज रहेंगी कि वो यस सर। सीनियर्स को असिस्ट करें कि ये रिप्लाई नोटिस आया हुआ है, ये इसकी रिप्लाई देनी है, ये मैंने ड्राफ्ट कर दिया, आप इसमें चेंजेस करा दीजिए। तो आपको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज देंगे, इसको अपलोड मैं कर दूंगी, स्कैनिंग मैं कर दूंगी। अब देखो हाँ। स्कैनिंग में क्या प्रॉब्लम आती है, एक छोटी सी, उसने कहा कि बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करो और स्कैन करके करो, और उसकी बुक्स ही इतनी बल्कि है कि स्कैन करते हैं तो साइज बढ़ जाता है, कहीं जीबी में यस खाई सर। जाता है उसका। तो यस उसको सर, दिस वाज रिव्यू माय कैसे करना है, नेक्स्ट। इसमें क्या करना है, इसमें आईटी नॉलेज चाहिए। इसमें तो आईडी वो नॉलेज आईटी चाहिए जो नॉलेज भी क्लाइंट के आप पास लोगों नहीं के है। पास ही है। सर दिस वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि गवर्नमेंट ने ये फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील अनाउंस तो कर दिया, लेकिन जैसे हमने जीएसटी का भी देखा है, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम जो पोर्टल है वो हैवी लोड नहीं बर्डन ले पाता, और इंफ्रास्ट्रक्चर उन सबको भी गवर्नमेंट को इम्प्रूव करना होगा। लाइक जैसे अगर बल्क असेसमेंट, जैसे असेसमेंट में बल्क सबमिशन करनी होती है, तो वो भी हमारी इसी मोड के थ्रू होगी, ऑनलाइन मोड के थ्रू। हाँ जी, इसमें ना दो चीजें हैं। पहली बात तो जीएसटी की जो आपने बात की, जीएसटी अभी तक स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स 2006 से ऑनलाइन हो चुका है, तो इनकम टैक्स स्ट्रीमलाइन हो चुका है। अभी आपने पहले न्यूज में सुना भी होगा कि लास्ट डेट में, एक डेट में 1-1 करोड़ रिटर्न इन्होंने एक्सेप्ट किए। राइट। सिस्टम ने 1-1 करोड़ रिटर्न लास्ट 31 मार्च में एक्सेप्ट किए हैं, जो पुराने, इस बार तो कोरोना आ गया, लेकिन पुराना ट्रैक रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का काफी अच्छा है। दूसरी चीज,
जो इनकम टैक्स पे मोदी साहब ने की कि अब सिर्फ 0.25% हमारे केस स्क्रूटनी में आ रहे हैं। अगर 6 करोड़ रिटर्न जाती है, एक एग्जांपल के लिए लें, और 0.25 में उसके करूं तो कुछ ही एसएससी रह जाते हैं, और उनकी भी राइट। स्क्रूटनी की डेट अलग अलग है। तो मेरे को नहीं लगता कि आईटी लेवल पे ये इनकम टैक्स वाले जो पोर्टल है कहीं पर इस वजह से क्रैश होगा या बल्कि होगा, तो उसमें इस तरह की कोई दिक्कत आने वाली नहीं। और मोर एवर उन्होंने इतने सारे रीजनल ई असेसमेंट सेंटर बता दिए हैं, जीएसटीएन केवल एक है, जीएसटी लेकिन नहीं था। यहाँ पर रीजनल असेसमेंट सेंटर उन्होंने बहुत सारे बना दिए हैं। लिस्ट जो आई है आप देखेंगे तो देर आर सो मेनी रीजनल असेसमेंट सेंटर्स। तो इतने जैसे इतने स्क्रूटनी के केस नहीं है, बल्कि आपको ये प्रिपेयर रहना होगा कि एक पूरी टीम लगी हुई है। पहले एक असेसिंग ऑफिसर होता था जिसका दिमाग चलता था, अब एक मान लीजिए वेरिफिकेशन टीम है, उसमें 50 लोग टाइम काम कर रहे हैं, तो 50 लोग मिलकर क्वेश्चनर बनाएंगे। राइट। 50 लोगों का दिमाग कहाँ कहाँ चलने वाला है, किस किस एटम पे चलने वाला है, वो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है। राइट सर। अब जिसने नहीं कोई क्वेश्चन पूछा था तो दूसरा उसका जो टीममेट है ये बता देगा ये क्वेश्चन भी इंक्लूड करो, ये पॉइंट भी रेस करो। मतलब कहीं ना कहीं चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं हमारे बढ़ने वाले प्रोफेशन के लिए भी और असेसिस टैक्स पेयर्स के लिए भी। एसएससी के लिए तो डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। डेफिनेटली जब बढ़ने वाले हैं। तो गवर्नमेंट इसीलिए कह रही है कि जो ऑनेस्ट है उसको हम ऑनर करेंगे, और जो ऑनेस्ट नहीं है उसका क्या हाल करेंगे आपके सामने है ही। पता लगेगा ही। सर एक और क्वेश्चन है कि मिस्टर राज इज आस्किंग, इज इट पॉसिबल टू वेरीफाई 26 years ऑफ कंपनी वेयर देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग एक्सेट्रा और अदर ट्रांजेक्शन विल अपीयर इन 26 years, जहाँ पे मतलब ट्रैवलिंग के काफी सारी ट्रैवलिंग है उस केस में, तो 26 years में वो सारी ट्रांजेक्शन कैसे आएंगी जब अगर इंटरनेशनल ट्रैवल है तो? देखिए वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ट्रैवल कंपनीज को एसएफटी के दायरे में लाना जा रही है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसका दायरा बढ़ाने जा रही है, जिसमें होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स, कमोडिटी मार्केट ब्रोकर्स, कार डीलर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, जो हमारे ट्रैवल एजेंट हैं, उनसे इंफॉर्मेशन सीख करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। वो दायरा गवर्नमेंट कितना बढ़ाती है और क्या क्या इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल की इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ऊपर उन्होंने कंपलसरी कर दिया, तो जब लोग रिटर्न भरेंगे तो सारा डाटा अपने आप आ जाएगा, इन लोगों की रिटर्न भी इतनी कम है और 1 लाख से ऊपर के ये बिल भर रहे हैं, और साथ में अमाउंट भी बताना है कितना है। जब आप लोग ही रिपोर्ट करोगे तो सारा डाटा तो अपने आप ही दिए जा रहे हो। राइट राइट। सर एक क्वेश्चन है कि जब जो जो भी माई गवर्नमेंट वेबसाइट पे गवर्नमेंट के जो पैम्पलेट्स आए हैं इस ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन को लेकर, वहां पर एक जगह लिखा हुआ है कि सेविंग्स अकाउंट के केस में जो कैश डिपॉजिट की लिमिट है जो पहले 10 लाख थी अब 25 लाख हो गई है। एक तरफ वो 10 लाख लिखी हुई है, एक तरफ वो स्टिल 25 लाख लिखी हुई है, तो जस्ट वांट अ करेक्शन कि वो 25 lakhs है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो इनहांस की गई है राइट? नहीं, अभी इस पे क्लैरिटी नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि वो 10 लाख नोटिफिकेशन से नहीं है। 25 लाख। हाँ। नोटिफिकेशन नहीं आया, जब तक नहीं आया तब तक कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी सोशल मीडिया में टैक्स पेयर चार्टर भी था। जिस दिन उसमें भी न्यूज आई गलतियां थे हैं। रखे, उस पर गवर्नमेंट ने कहा कि वो फेक है, वो किसी और कंट्री का है, अच्छा। हमारा है ही नहीं। तो हाँ हाँ सोशल हाँ। मीडिया तो हिंदुस्तान का इतना तेज हो रहा है कि कुछ पता ही नहीं चलने देता क्या ठीक है क्या गलत है। तो राइट जब तक राइट। गवर्नमेंट की साइड से कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर नहीं आ जाता तो हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हम कि भी रिलाई गलत नहीं है। कर सकते। हाँ जी। एंड सर एक और क्वेश्चन है, आलोक जी पूछ रहे हैं कि एओ के पास क्या कॉन्टेक्ट डिटेल्स होंगे, जैसे जो भी सबमिशन जाएगी उसमें अगर बाई चांस लिख दिया रिगार्ड्स थैंक्स दिस 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 एंड ये नंबर है, तो क्या एओ को पता लग जाएगा? हाँ, पहला तो मैं आपको ये बताऊं कि अब एओ नाम की कोई चीज नहीं रही, सारा काम नेशनल ई असेसमेंट सेंटर में होना है। जब नेशनल ई असेसमेंट के सेंटर में केस जाएगा, वहां पे भी जो काम करने वाले एम्प्लॉई हैं उन्हें ये इन्फॉर्मेशन हाइड होके जाएगी, उनके तो पास उन्हें ये कुछ नहीं। इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, उनके पास तो सिर्फ रिटर्न में बाकी इन्फॉर्मेशन जाएगी जो रिटर्न इनकम की है। से आपका नाम प्रियंका है, प्रियंका को बदल के उन्होंने मनोज कर दिया, हम्म। तो उनके तो पास तो पता सारे ही जो नहीं होता रास्ते है। हैं, आप किसी सारे की जो रास्ते दहेली है, हैं दहेली गिवन को के। बदल के आगरा कर दिया, अच्छा। फोन नंबर चेंज कर देंगे वो। तो सर सारे अब रास्ते बंद कर दिए जाएंगे? हाँ, अब हर जगह एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है। हाँ। राइट सर। सर इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील अप्लाई नहीं होगा, तो सर इंटरनेशनल टैक्सेशन को बाहर क्यों रखा गया है, आपकी क्या राय है इस पे?
अभी शुरुआत है, मेरे को ये नहीं लगता कि ज्यादा समय तक वो बाहर रहेगा। अभी शुरुआत है, सरकार ये देखने वाली है। मेरे को ये भी लगता है कि आने वाले टाइम में सर्च केसेस भी इसके अंदर आएंगे, सर्वे के हाँ, केसेस भी इसमें आएंगे। तो अभी तो जो अभी गवर्नमेंट बाहर है। एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाह रही है कि कितना कामयाब होती हैं और कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट जरूरी है, तो धीरे धीरे उन पे भी लाया जाएगा। राइट सर। सो सर, थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। दैट वाज आवर, मतलब मेरे चैनल पे तो फर्स्ट वेबिनार था एंड दैट वाज क्वाइट सक्सेसफुल, और अच्छा लगा। आपने अच्छी, हाँ, बहुत अच्छे से हमें ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन के बारे में समझाया। और मतलब सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी, जो थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए भी इस टॉपिक में आपने इंक्लूड की, कि सीए प्रोफेशन के लिए थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज कैसे जनरेट होने वाली है, न्यू जनरेशन के लिए कैसे अपॉर्चुनिटीज इसमें आने वाली है। So thank you so much, sir, for थैंक this celebration. ऑलवेज वेलकम, वेलकम। Thank you everyone, thank you viewers for watching this webinar. I would just request जो भी यहाँ पर नए हैं, जो फर्स्ट टाइम वेबिनार देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, just subscribe this channel to have the regular updates on tax and GST. Thank you so much. Namaskar.